अब हम पढ़ेंगे 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी की कांग्रेस की कार्यप्रणाली। और इसके अंदर प्रारंभ के अंदर हम देखेंगे उदारवादी युग, जो 1885 से 1905 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर एक ऐसा समय था जिस समय को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस चरण के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उदारवादी लोगों के हाथ में था। और इसी कारण इस युग को उदारवादी युग के नाम से या उदारवादी चरण में नाम के जानते हैं। और ये प्रमुख जो नेता हैं वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वासा, WC बनर्जी, SN बनर्जी यानी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दास, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे ये प्रमुख जो नेता थे ये उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। यानी इन नेताओं को हम दूसरे तरीके से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के रूप में भी कह सकते हैं। ये सारे नेता क्या थे? उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास करते थे। तो इस युग काल को या युग को हम उदारवादी युगों के नाम से जानते हैं। तो इस युग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो कांग्रेस के 1885 से 1905 तक के युद्ध को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? सुधारवादी। यानी ये सरकार से क्या करते थे? अनुनय विनय करके, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख के, प्रार्थना पत्र लिख करके, याचिकाएं लगा करके या फिर विभिन्न सभाओं आदि के माध्यम से ये सरकार से क्या करते थे? अनुरोध करते थे। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था, जिसके तरीके मैंने आपको बता दिए। क्योंकि जो उदारवादी है वो कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक जो प्रदर्शन है उसी के पक्षधर थे। और इनकी नीति थी कि जो राजनीतिक विकास है वो धीरे धीरे होगा, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के माध्यम से होगा। और अंग्रेज भारतीयों को क्या, ये अंग्रेजों की बातों में विश्वास करते थे कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते, और अंग्रेज भारतीय जो समस्या है उनसे बेखबर नहीं है, यानी उन्हें पता भी है। इस कारण क्या करते थे? वो अपनी मांगों को प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। तो इन्होंने दो तरफा कार्य किए थे। भारत और ब्रिटेन में दोनों ही जगह जो ब्रिटिश जनमत है उसको प्रभावित करने का कार्य इन्होंने किया था। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय जनता को क्या करना? राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इसलिए ये क्या करना चाहते थे? लोगों को राजनीति सिखाना चाहते थे, उनमें राष्ट्रवादी भावना जगाना चाहते थे। इसके लिए लोगों को क्या कर रहे थे? वो जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर उसमें क्या लाना चाहते थे? जागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की मांगों को न्याय संगत बता करके ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। यानी ब्रिटिश शासक उनकी सहानुभूति है उसको प्राप्त कर सके, ताकि क्या हो? उन्हें न्याय प्राप्त हो सकता था। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने विभिन्न प्रतिनिधिमंडल क्या भेजे? ब्रिटेन में भेजे कई सारे, जिसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा जो 1899 तब लंदन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी इंडिया उसकी भी स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड के अंदर भी बिताया था। तो इस तरीके से उन्होंने विभिन्न प्रकार की वहाँ चीज़ें करके वहाँ के लोगों को, वहाँ का जनमत है उसको भारतीय पक्ष में तैयार करने का प्रयास किया था। और इधर 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया गया, ताकि जो ब्रिटिश जनपद है उसको भारतीय जो पक्ष है उसके पक्ष में जागृत किया जा सके, उन्हें भारतीयों की जो न्याय संगत मांगे उनसे परिचित करवाया जा सके। लेकिन 1891 के अंदर लंदन में आम चुनाव आयोजित होने के कारण इस निर्णय को क्या करना पड़ा था? उदारवादियों को स्थगित करना पड़ा था। तो ये जितने भी प्रतिनिधिमंडल थे इन्होंने ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता को भारतीयों की मांगों के औचित्य के बारे में बताया कि किस तरीके से भारतीय लोगों की क्या है मांगे वो सही है। इन मांगों के बारे में जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भी परिचित करवाइए। यानी ये उदारवादी ऐसा मानते थे कि ब्रिटेन से जो भारत का संपर्क होना वो भारतीय हित में। तो इस तरीके से अभी ये ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं देंगे और धीरे धीरे इस व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यानी जैसे पहला ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिश लोग ये जानते थे कि जो अंग्रेज है वो वास्तविक भारतीय जो समस्या है उनसे परिचित हैं, यानी उनसे कभी बेखबर
नहीं है। तो जब इनको पता चलेगा धीरे धीरे और भारतीय इसके योग्य हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, अंग्रेज जो भारतीयों का जो अधिकार है उन्हें दे देंगे। इस काल में कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई, यानी इस समय के उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेज सरकार से सीधा संघर्ष अभी व्यवहारिक नहीं। बात भी सही थी, क्योंकि अब तक कांग्रेस जब शैशवावस्था के अंदर थी, इतना उसका जनाधार भी नहीं फैला था, तब तक ये काम संभव नहीं था। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और भी बहुत सारे लोग थे, जिनके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत के अंदर बता चुका हूँ। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू को मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें जो उदारवादी लोग थे वो अधिकतर क्या थे, व्यापारी थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इनको हित अपना कौन सा देखता ना, आर्थिक पहलू को इन्हें देखना होता था। इस कारण इसी पहलू को उजागर किया और इस पहलू के अंदर जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे भारत का आर्थिक रूप से, उस कड़ी की आलोचना की और भारतीय जनता में भी क्या की, आर्थिक चेतना उत्पन्न की थी। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से कृषि, व्यापार एवं उद्योग आदि के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को इन्होंने क्या किया था, उजागर किया था कि किस तरीके से अंग्रेज योजनाबद्ध तरीके से अपने कारखानों के लिए जो कच्चे माल के लिए कृषि का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय कृषि का वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार के अंदर जो आयात को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय वस्त्रों के निर्यात को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, यानी उस पर रोक लगा रहे हैं, और उद्योगों के क्षेत्र में भी भारतीयों की क्या थी, इनका दमन हो रहा था। तो इनको सबसे बड़ी मांग यही थी कि जो आधुनिक उद्योग है उनका तेज़ी से विकास और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, और दूसरी तरफ इनका ये लक्ष्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं को के प्रयोग को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को बनाना, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी। उदारवादियों की मांग थी कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। उन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन भी खड़ा किया था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, जो भारत की गरीबी है और आर्थिक पिछड़ेपन है, इसके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि भारत की जो आर्थिक गरीबी और पिछड़ेपन है, इसका कारण है उपनिवेशी शासन। और जिसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरा जो भारत का आर्थिक शोषण की जो पहलू है उसको इन्होंने उजागर किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो उपनिवेशी सरकार है वो सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल और संसाधनों का निर्यात किया जाता और ब्रिटेन से जो निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता, ये क्या है, ये भारत की खुली लूट है, इस लूट को समाप्त किया जाए। तो जो उदारवादी थे उनके प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया गया जिसका ये मानना था कि जो गरीबी है उसका मुख्य कारण ये उपनिवेशी शासन ही है। और इनका दूसरा पहलू भी ये कहा था, जो कैसे भारतीय धन का जो इंग्लैंड भेजा था, उनमें ये बताया था उन्होंने कि भारत में जो पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी है वो वेतन के रूप में अन्य उपहार, जो अवैध रूप से उपहार वो भारतीय शासकों या जागीरदारों आदि से प्राप्त करते थे, उसके रूप में जो धन होता था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वो कहाँ पर भेज देते थे, इंग्लैंड। इस तरीके से धीरे धीरे भारतीय धन है वो बड़ी तेज़ी से इंग्लैंड की तरफ प्रवाह हो रहा था। तो इस पहलू की क्या की थी, इन्होंने बहुत ही कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा इन्होंने भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण करने, यानी इनका यही था कि जो भारतीय आधुनिक उद्योगों का तेज़ी से विकास और उसे संरक्षण प्रदान किया जाए, भू राजस्व को क्या किया जाए, कम किया जाए। यही कांग्रेस के जो शुरुआती चरण के जो मुख्य नेता थे, जो उदारवादी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तो सिंचाई की सुविधाओं का प्रचार करने आदि की क्या की थी, मांग की थी। अब कांग्रेस का एक औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य भाग बन गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस में अधिकतम उदारवादी नेता थे, क्या थे, ये उद्योगपति थे, संवे यानी बड़े बड़े व्यापारी थे। इस कारण ये क्या करते थे, राष्ट्रीय उद्योगों की मांग कर रहे थे और अपने जो भारत का व्यापार, इस व्यापार को बढ़ावा देना, इसके लिए ये क्या करते थे, विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगाते थे। उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगें रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, यानी जो लोक सेवाएं थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो रही थी, इन्होंने मांग की। लोक सेवाओं का क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए, क्योंकि भारत का शासन चलाना तो इसके लिए क्या करना है, भारतीय लोगों को ही इसमें नियुक्त किया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, यानी दोनों के कार्य अलग करो। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस समय जो अंग्रेजी शासन था उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका संयुक्त थी, इस कारण लोगों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते थे, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। इसके अलावा शस्त्र कानून को हटाना, इस कानून के द्वारा भारतीयों के ऊपर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी।
है ना, जिसके अंतर्गत जो भारतीयों को शस्त्र का लाइसेंस नहीं दिया जाता था और दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया और भारतीयों से शस्त्र वापस लिए जा रहे थे। इसके अलावा सेना संबंधी खर्चों में कमी करना, है ना, नमक कर का क्या करना, उन्मूलन करना, जो बागान श्रमिकों की जो दशा उसको सुधारना, है ना। तो आदि ये कई महत्वपूर्ण मांगे थी जिससे उस समय के उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो इस काल में जो उदारवादी थे संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाते रहे। तो अब इस मांग को लेकर के क्या करना पड़ा, यानी जो लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे और इस समय जो कांग्रेस की जो दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता से क्या हो गई थी, ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। तो इस कारण ब्रिटिश सरकार उसको विवश होकर के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या करना पड़ा, पारित करना पड़ा था। तो इसमें क्या मांगे थी इसके हम देखते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। ये कितने सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, 4 सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, लेकिन ये नाम मात्र की थी। यानी केवल जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो कितने, केवल इसमें पूरे समय के अंदर ही कितने, केवल 5 ही सदस्य थे। कुल 24 सदस्यों में से केवल गैर सरकारी सदस्य 5, यानी पूरे कार्यकाल के अंदर भी जो 1892 से 1909 ईस्वी के बीच में केवल 5 ही जो गैर सरकारी सदस्यों को चुना गया था। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की इसमें व्यवस्था की थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार जो निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में इस अधिनियम के माध्यम से स्वीकार किया गया था। यानी इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का क्या किया गया, अधिकार दिया गया। यानी जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो निर्धारित नियमों के अंतर्गत जो बजट है, वित्तीय मामले, उन पर बहस कर सकते हैं। यानी ये बहस करने का इन्हें बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था। भारतीय 1892 के अधिनियम से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें न तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, न ही गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव करने या मतदान में भाग लेने का अधिकार था, और निर्वाचन की जो व्यवस्था ये भी नाम मात्र की थी। यानी विधान परिषद में अभी भी जो सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। इस कारण उन्होंने क्या किए थे, अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई थी। इधर उदारवादी जो थे वो क्या थे, भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। जो इस समय अमेरिका है, इंग्लैंड आदि जैसे देशों के अंदर थे जिसमें किसी भी व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता हो, वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, देश के निवासी स्वतंत्र तरीके से कोई भी संगठन का निर्माण कर सके आदि महत्वपूर्ण अधिकार। इस काल में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिल पाई, फिर भी उन्होंने भारतीयों को सामान्य राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों के प्रति क्या कर दिया था, जागरूक कर दिया और जनता को राजनीतिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया। यानी जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी विचारों को इसने क्या किया था, जनता तक पहुंचाया था। यानी इस तरीके से जो उदारवादी है इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस काल के अंदर था। धीरे धीरे ही सही इन्होंने लोगों को क्या किया, राजनीतिक शिक्षा दी, उनमें राजनीतिक जो राष्ट्रीयताएं उस भावना को इन्होंने क्या किया था, जगाने का काम किया था। यानी तत्कालीन जो भारतीय समाज है उनको इन्होंने क्या दिया था, नेतृत्व प्रदान किया था। इसके अलावा जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है जिसमें इन्होंने क्या किया, साझा हित के जो सिद्धांत थे उन पर आम सहमति बनाने और जागृति लाने में भी ये क्या हुए, काफ़ी हद तक सफल रहे थे। और इन्होंने भारतीयों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी का एक ही शत्रु है, और वो शत्रु कौन है, अंग्रेज है, ब्रिटिश है, अर्थात सभी भारतीय एक ही देश के नागरिक। इस तरीके से सभी भारतीयों को एक करने का इन्होंने कार्य किया। तो प्रारंभ में जैसे जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्र और राष्ट्रवादी विचार है, तो इसको लेकर के इन्होंने क्या किया, लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया और आधुनिक विचारों को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाए। और जो आर्थिक क्षेत्र था उस आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने उपनिवेशी शासन की जो आर्थिक शोषण की नीति उसको भी उजागर किया था। और जो सच्चाई थी उस सच्चाई को इन्होंने सार्वजनिक किया और भारत का शासन, उन्होंने बताया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए और वही शासन भारतीयों के क्या होगा, हित में होगा। इसके अलावा इन्होंने जो जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता इसमें देखा था, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था,
जो राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचार है और जो प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के जो विचार थे उनको लोकप्रिय बनाया और इसके लिए जनमत को तैयार किया और एक समान राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम को भी विकसित किया। और यही कार्यक्रम आगे चल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन उसको भी क्या करेंगे, गति प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ में भारत के साथ साथ में विदेशों ने भी इन्होंने प्रयास किया और इंग्लैंड में भी जो भारतीय पक्ष है उसका भी इन्होंने समर्थन हासिल करने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से इस काल के अंदर उदारवादियों ने महत्वपूर्ण रूप से जनमत को जागृत करने का प्रयास किया था। आज हम दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, एक तो ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति और दूसरा देखेंगे बंगाल विभाजन। तो प्रारंभ के अंदर जो ब्रिटिश सरकार की है वो कांग्रेस के प्रति अच्छी नीति थी, क्योंकि प्रारंभिक जो चरण है वो क्या था, उदारवादी काल था, जिसमें एक तो कांग्रेस का जन आधार भी सीमित था और जन सामान्य के बीच में कांग्रेस की भूमिका शिथिल यानी निष्क्रिय जैसी भूमिका थी। और ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस का बीच में जो रुख है वो मतलब दोनों के बीच में सहयोगात्मक रहा था। इस कारण दोनों के बीच में संबंध अच्छे रहे, लेकिन बाद में चल करके जैसे ही कांग्रेस अपने रुख के अंदर बदलाव करेगी, यानी कांग्रेस जैसे ही सुधारों की मांग करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिश्तों की क्या आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी। तब वही सरकार इन जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको देशद्रोही ब्राह्मण या देशद्रोही विप्लवकारी और लॉर्ड जो डफरिन है वो क्या कह देंगे, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहेंगे। दूसरी तरफ जो बंगाल विभाजन है जो 1905 में हुआ था, ये जो आधुनिक भारत की एक जो प्रमुख घटना है, जिससे क्या होगा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के अंदर जो वास्तविक जागरण व्याप्त हुआ। यानी अगर भारतीयों के अंदर जो वास्तविक जागरण या जन चेतना कहें या जन जागृति का कार्य करने वाली कोई घटना है तो वो घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। इसी विभाजन से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी थी। यानी ये था बंगाल विभाजन ही था जिसने लोगों को क्या कर दिया, संगठित कर दिया, उसमें राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया था। जो क्या था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस निर्णय द्वारा भारतीयों पर किया गया एक प्रचंड प्रहार कह सकते हैं या वज्र प्रहार के सामने किया था। लेकिन किस तरीके से भारतीयों ने इसका सामना किया, इन सारी घटनाओं का हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम देखेंगे विस्तार से, और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, वहाँ आपके लिए बहुत सारे पार्ट है वो सभी मिल जाएंगे और इसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के जन्म के जो प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कुछ समय के लिए इनका दृष्टिकोण क्या रहा था, सहयोगात्मक। यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके कुछ समय तक यानी 1886 ईस्वी में जो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, उस समय का तत्कालीन वायसराय, उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता के अंदर क्या किया था, स्वागत समारोह का आयोजन किया या उन्हें भोज भी दिया गया। लेकिन बाद में यानी देखो दोनों के विचारों में, इधर उदारवादी लोग थे, उनका क्या मत था कि भारत की जो स्थिति को ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर सुधारा जाएगा। लेकिन बाद में जब उदारवादियों का या नरमपंथियों का ये भ्रम टूट गया और जो ब्रिटिश सरकार उसका जो शासन है उसका वास्तविक रूप उनके सामने आया, तब क्या हुआ, तब दोनों के बीच में संबंधों के अंदर क्या होने लगी, जो गर्माहट आने लगी। तो 1887 ईस्वी के बाद कांग्रेस और जो सरकार है उसके रिश्ते धीरे धीरे कड़वाहट भरे होने लगे और 1888 में कांग्रेस का स्वरूप बदलने से भारतीय ब्रिटिश सरकार है वो कांग्रेस के प्रति क्या हो गई थी, शंकालु। क्योंकि इस समय तक फिर इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने सरकार की आलोचना बड़ी तेज़ी के साथ में प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, भारतीयों के न तो कोई सुधार कर रही थी न कोई हित। सरकार का जो असली चेहरा है वो कांग्रेस के सामने आ गया। इसी कारण जब कांग्रेस ने जैसी आलोचना प्रारंभ की वैसे ही सरकार इसके प्रति शंकालु, क्योंकि सरकार का मानना यही था, इस कांग्रेस का गठन इसीलिए किया गया था, जो हमने पहले भी पढ़ा, सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत था, यानी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो जन आक्रोश है उसको न बढ़के इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की मांग करेगी तो क्या हो गया, यहाँ से धीरे धीरे संबंध दोनों के कड़वाड़ भरे होने लगे। तब डफरिन ने
1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के सूक्ष्म भाग का क्या बताया प्रतिनिधि, यानी उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता के बहुत ही बड़े सूक्ष्म भाग, अति सूक्ष्म भाग है, उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि कांग्रेस ही भारत नहीं है, भारतीय लोगों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का क्या किया, यहाँ पर महत्व कम करने का प्रयास किया था। और जो कांग्रेस के लोगों को इन्होंने राजद्रोही ब्राह्मण कहा और देशद्रोही विप्लवकारी जैसी इनको उपमाएं दी, और कांग्रेस को इन्होंने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके पुकारा था। और कालांतर के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ में, है ना, कांग्रेस ने फूट डाला और राजगुरुओं की नीति अपना ली थी, है ना। तो इधर देखो अगला वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो 1905 के अंदर आए, जो महत्वपूर्ण घटना लेकर आएगा। और उसी से भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, या कह सकते हैं लोगों के अंदर वास्तविक जो जागरण या जन जागृति का श्रेय उसी को ही जाता था। तो वायसराय कर्जन कांग्रेस को क्या करना चाहता, समाप्त करना चाहता। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था ये कांग्रेस नहीं तुम्हारी सामत आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये सबकी इनकी अपनी थिंकिंग थी। यानी इधर जो राष्ट्रवादी आंदोलन का जो विकास और भारतीयों में बढ़ती एकता, किस कांग्रेस का गठन और कांग्रेस द्वारा भारतीयों के बीच में जो संपर्क बढ़ाने से भारतीयों के अंदर जो एकता बढ़ने लगी, और इसी से ही ब्रिटिश सरकार क्या होने लगी, चिंतित होने लगी। इसी कारण अंग्रेजों ने फूट डालो राजगुरुओं की नीति का अनुसरण किया। सर सैयद अहमद खां और अन्य ब्रिटिश समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें सर सैयद अहमद खां थे, इसके अलावा जो बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह थे, उन सबों को मिला करके क्या किया, इनसे कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया इनको, और कांग्रेस के विरोधी संगठन बनाने हेतु इनको प्रोत्साहित किया था। तो इस तरीके से इनको मिलकर के इन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच में फूट डालने का प्रयास किया। तो सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्रवादी संगठन, यानी अंग्रेजों के प्रोत्साहन और इनके जो उकसाने से क्या हो गया, सर सैयद अहमद खान और अन्य जो लोग थे उनकी मदद से यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन यानी संयुक्त राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन की स्थापना के द्वारा सरकार ने संप्रदाय और विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों के अंदर क्या किया था, फूट डालने का कार्य किया था, तथा जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया था। ठीक है, तो नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर क्या किया, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में। इन लोगों को एक मंच पर इसलिए लाया गया ताकि ये क्या करे, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करे, किंतु सरकार का ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया था। यानी ब्रिटिश सरकार जो राष्ट्रवाद का जो उफान है जो रोकना चाहती थी, इस उफान को वो रोकने में सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है ना, यानी कांग्रेस है जो इसका जनाधार दिनों दिन बढ़ता गया, और बाकी जो जिनके प्रयास किए गए ये प्रयास भी ज़्यादा इनके सफल नहीं हो पाए थे। तो अब देखेंगे इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा था आज का, वो है बंगाल विभाजन। इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो जो बंगाल विभाजन, आगे हम देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो वो इसी बंगाल विभाजन का ही प्रतिफल है। यानी जो आंदोलन चलाए जाएंगे वो इस बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में ही चलाए गए थे, यानी इसी का ही नतीजा था। अब देखो वैसे तो सरकार ने इस बंगाल के विभाजन की जो सुगबुगाहट है वो 1903 से ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो क्या इस समय जो राजनीतिक गतिविधियां उनका केंद्र बनती जा रही थी, और सरकार ने कुछ और ही इसके पीछे जो सलाह दी थी, जो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विभाजन करना चाहेंगे। लेकिन जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो तत्कालीन भारत की सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी, है ना, जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी थी, 8 करोड़, और 1,89,000 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल था। और जिसमें क्या था, उस समय का वर्तमान पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे। तो ये क्या करना चाहता था, उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ये बड़ा ही प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 में क्या कर दिया, इसे विभाजित करने का प्रयास किया था, है ना। तो वैसे इसकी घोषणा 1903 में दिसंबर के आसपास इसकी घोषणा अंग्रेज सरकार ने कर दी थी, और इसके पीछे वो तर्क तो यही दिया था कि बंगाल की जो विशाल
आबादी पर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके पीछे सरकार की जो वास्तविक मंशा है वो कुछ और ही थी। यानी सरकार क्या करती थी, जो बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां, उन गतिविधियों को क्या करनी थी, तोड़ना चाहती थी। यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। तो इसके लिए कुछ योजना बनाएगी। उस योजना के अंदर उन्होंने क्या किया, 2 तरीके से इसको विभाजन करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। 2 तरीके की कौन सी बात थी? एक तो थी भाषा के आधार पर, जिसमें बंगाली जो भाषा भाषी है वो बंगाल में क्या हो जाए, अल्पसंख्यक बन जाए। दूसरा इन्होंने जो विभाजन करने का प्रयास किया था वो था धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या किया जाए, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों का ये नतीजा था बंगाल का विभाजन, यानी जो साम्राज्यवादी। अब देखो इसमें कुछ कारण हम देखेंगे। उस समय जो बंगाल है वो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गया था, केंद्र। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रचार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के आज़ादी का, जो राजनीतिक आज़ादी का क्या हो रहा था, आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। यही चिंता अंग्रेजों को खाए जा रही थी, क्योंकि इस समय जो बंगाल, यानी दरअसल हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार का या प्रशासनिक असुविधा तो अंग्रेजों का केवल बहाना था, वास्तविकता तो उसकी राजनीति थी। और वो राजनीति थी कि बंगाल इस समय राष्ट्रीय जो चेतना का केंद्र बिंदु था। अंग्रेज इसी चेतना को नष्ट करना चाहते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी जो साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन था, उसने अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उस नीति को अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैमनस्य करने का प्रयास किया था। तो मैंने आपको 2 तरीके की इसमें जो योजना इनको बताई थी। एक तो भाषा के आधार पर, जिसमें बंगाली बोलने वाले लोग जो हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोगों के अंदर उनको अल्पसंख्यक बना दिया जाए, इस तरीके से विभाजन किया जाए। या फिर धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाए, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या करें, आपस में झगड़ते रहे। तो इस औचित्य को उन्होंने क्या किया, बहुत ही निर्णायक रूप से जो वायसराय कर्जन था उन्होंने दिखाया। और उन्होंने मुसलमानों के प्रति प्यार दर्शाते हुए कर्जन ने ये भी कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की क्या है, राजधानी हो सकती है। इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी और मुगल शासकों के समय, यानी मुसलमानों में ऐसी एकता बढ़ेगी जो मुसलमानों के समय, मुगल समय में पाई जाती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दे करके, मुसलमानों को तुष्टिकरण करके कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन है उसको क्या करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को हिंदू बहुल शेष बंगाल से क्या कर दिया, पृथक यानी अलग कर दिया। भारत सरकार के गृह सचिव को लिखा था, किसने, गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने, उन्होंने लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में क्या एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित होगा तो सभी की दिशाएं अलग अलग होगी। यही बात आपको समझनी है जो यहाँ ही इन्होंने बताई कि क्या होगा, विभाजित होगा सभी की दिशा, यानी हिंदू होगा तो मुसलमान, सबकी अलग अलग दिशाएं हुई और ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। और हम क्या करेंगे, अपना राज्य स्थापित करते रहेंगे। हम जो भारत की लूट खसोट जारी रखेंगे और हमें अपने संसाधन इनको दबाने में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या करेंगे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को लड़ करके अपने को कमज़ोर करते रहेंगे। सरकार ने अपनी बंग बंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की और 16 अक्टूबर 1905 को इस योजना को लागू कर दिया। बहुत जगह इसका प्रारंभ से ही विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने इस विरोध का क्या किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस तरफ और इस योजना को लागू कर दिया, जिसमें मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव, राजशाही डिवीजनों को बंगाल से अलग करके कर दिया गया और इसमें इन्हें असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, पूर्वी बंगाल। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल का गठन किया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखेगी और शेष जो बंगाल था वो हिंदू बहुल बना रहा और उसकी राजधानी क्या रही, कलकत्ता ही बनी रही। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म के आधार पर जो क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन किया। और इसी विभाजन ने क्या किया, इस क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक जागरण है और जो राष्ट्रीय चेतना है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी इसी को लेकर के जो लोग हैं वो शीघ्र ही क्या हो गए थे, संगठित हो गए थे। तो इस तरीके से कैसे संगठित हुए, लोगों ने क्या विरोध किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो क्या होगा, इसके बदले में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलेंगे, जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा।
तब अंग्रेज सरकार क्या करेंगी, दमन का सहारा लेगी। तो जिसके विरोध में जो आंदोलन बहुत ही बड़ी उग्रवादी तरीके से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इन सारी बातों के बारे में हम विस्तृत विवेचन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे बंग विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन के अंदर उदारवादी और जो गर्मपंथी है उन दोनों के द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरीके से चलाया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे जो स्वदेशी आंदोलन है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को एक क्या किया, प्रशासनिक उपाय के रूप में नहीं लेकर के इसे क्या किया, भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके चुनौती के रूप में समझा था। उन्होंने इससे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का क्या माना था, प्रयास माना था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही पूर्वी बंगाल को जो मुसलमानों के लिए और पश्चिमी को हिंदुओं के लिए इस आधार पर उन्होंने बांट लिया। तो उन्होंने ये समझा राष्ट्रवादियों ने कि इस प्रकार बंगाल में सरकार क्या चाहती है, राष्ट्रवाद को कमज़ोर और नष्ट करने का प्रयास करना चाहती है, जिससे क्या होगा, बंगाली भाषा और संस्कृति उसको भी ज़बरदस्त धक्का लगेगा, है ना। वो जो सरकारी जो तर्क था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इसका विभाजन किया गया, तो इससे राष्ट्रवादी बिल्कुल ही सहमत नहीं थे और इस विभाजन के खिलाफ बंगाल में जो विरोध है बहुत ही तीव्र रूप से आया और एक बहुत ही संवेदनशील और साहसी जो जनता है उसकी भावनाओं को क्या हुई थी, चोट पहुंचाई थी। तो इसको लेकर के ये बंगाल के अंदर ये विस्तृत पैमाने पर आंदोलन चला। इसका हम प्रचार देखेंगे किस तरीके से ये बंग विरोधी आंदोलन चला गया, नरमपंथी और जो गर्मपंथी दोनों का इसमें किस तरीके का योगदान रहा, इस आंदोलन के समान किस तरीके के कार्यक्रम रहे और कौन से प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया, क्या इसकी प्रमुख घटना है, इन सारे के ऊपर विवेचन करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अब पढ़ते हैं इसमें विस्तार से। तो बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस दिन संपूर्ण देश के अंदर क्या किया, यह कह सकते हैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, यानी संपूर्ण देश के अंदर तो इस समय नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस समय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इस आंदोलन को यानी बंग विरोधी आंदोलन, इसी को हम स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के नाम से ही जानते। ये संपूर्ण आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ था, न कि आंदोलन के किसी एक और भाग के रूप में। प्रारंभ के अंदर इसके कुछ नेताओं की, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी थे। हालांकि बाद में चल करके इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके हाथ में आ जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के अंदर नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों का ही सम्मिलित रूप से एक दूसरे का उन्होंने सहयोग किया था। तो ये आंदोलन 7 अगस्त 1915 को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस दिन कलकत्ता के जो टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल क्या किया था, जनसभा का आयोजन किया गया था। यानी इस जनसभा के बाद में यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बहुत ही बड़ा क्या किया था, यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और इस सभा में बंग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार बंग के विरुद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया जब तक कि बंग योजना क्या होती, रद्द नहीं हो जाती, तब तक अंतिम समय तक इसका क्या किया गया, आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इस कारण इस सभा के जो बाद में जो प्रतिनिधि है वो आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे जो प्रांत यानी पूरे बंगाल प्रांत के अंदर फैल गए थे। अब जो नेक्स्ट घटना होती है वो होती है 28 सितंबर 1905 को, और वो घटना होती है कलकत्ता का जो प्रसिद्ध काली घाट मंदिर है। इस घाट पर 50,000 से अधिक क्या होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं और विराट पूजा के बाद तो मंदिर के पुरोहित ने आह्वान किया। इस आह्वान को आप समझ लीजिए किस तरीके की बातें ये लोग कहना चाहते थे। सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो, संकीर्णता यानी ओछी विचारधाराएं उसे छोड़ दो, सारे धार्मिक जो मतभेद उसे भुला दो और जो कटुता है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, शत्रुता है और स्वार्थ पड़ता है, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और उसके कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो, क्योंकि अगर मातृभूमि के कष्ट दूर होंगे तो हमारे भी कष्ट दूर होंगे। अगर मातृभूमि ही संकट में रहेगी तो हम संवेय संकट से बच नहीं सकते। इस कारण इस तरीके की बातें कह करके लोगों को संगठित होकर के, यानी इसका मूल मंत्र यही था कि एकता में ही शक्ति है। अगर एक रहेंगे हम सभी तब क्या होगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे, यानी हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा और इस तरीके की फिर कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अगर हम एक नहीं रहे
तो आगे आने वाले में समय में इससे भी ज़्यादा भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। मंदिर में एकत्रित लोगों ने जहाँ तक हो सके स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने की प्रेरणा ली, यानी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ यही था विदेशी सरकार को इस समय चोट किस तरीके से पहुँचाई जाए। तो सबसे प्रमुख हथियार यही था कि विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार करना। तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी सरकार नहीं मानी थी और सरकार ने इस विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ये डेट महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखना। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, और जो किया कब था, जो 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा की थी। इस दिन पूरे बंगाल के अंदर क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोगों ने, यानी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने क्या की थी, शोक दिवस, संपूर्ण बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाने की घोषणा की। और लोगों ने इस दिन क्या रखा, उपवास रखा। और कलकत्ता में इस दिन क्या रखी गई, हड़ताल हुई थी। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को किस रूप में, राखी दिवस के रूप में मनाने का क्या किया था, आह्वान किया था। तो इस दिन जो संपूर्ण बंगाल है, उस बंगाल के अंदर इसको नए उत्सव की, यानी जो रक्षा सूत्र, इस उत्सव के रूप में मनाया गया था। और इसका जो नया ढंग है, उस ढंग से क्या किया था, उपयोग किया गया था। और यहाँ पर बंगाल और बंगाल के जो दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू और मुसलमानों ने क्या किया था, एक दूसरे में, यानी एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर क्या बांधी थी, राखियाँ बांधी थी, राखियों को सजाया था। किसके रूप में, बंगाल और बंगालियों को जो दो टुकड़ों में बांटना था, उसके प्रति जो अटूट जो एकता, उसके प्रतीक के रूप में लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों के ऊपर यानी कलाइयों पर इसे बांधा था। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाते हुए क्या निकाली, प्रभात फेरियां निकाली। यानी जो ये वंदे मातरम है, ये क्या हुआ था, ये कलकत्ता की सड़कों पर इसकी आवाज़ ही गूंजा करती, यानी कलकत्ता की जो सड़कें हैं वो वंदे मातरम की आवाज़ से गूंज उठी। और ये गीत रातों रात बंगाल का क्या बन गया, राष्ट्रीय गान बन गया। और बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का भी क्या बनेगा, राष्ट्र गान बनेगा। लोग नंगे पैर गंगा में क्या करने पहुंचे, स्नान करने के लिए पहुंचे, यानी नंगे पैर पैदल चलकर लोग गंगा के अंदर स्नान करने के लिए गए। और जो रविंद्रनाथ का जो गीत है आमार सोनाल बंगला, वो भी क्या हुआ, सड़कों पर बहुत ही उल्लास के साथ में गाया जाने लगा। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की क्या की थी, एक सभा का संबोधित किया था, जिसके अंदर क्या था, लोगों के अंदर जो बंगाल की जो अटूट एकता है उसको जतलाने के लिए जो फेडरेशन हॉल है उसमें इसकी क्या रखी गई, बुनियाद रखी गई थी। तो बहुत ही ये बड़ा प्रदर्शन था, जब बड़ी संख्या के अंदर इतने सारे लोग इसके अंदर एक साथ एकत्रित हुए थे। जुलूस के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर, उनका गीत जो हमार सोनार बंगला बड़े ही जोश के साथ में गाया जाता था। यहीं इसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लाख चलो रे का नारा दिया था। और बाद में यही गीत बंगाल का क्या बना, राष्ट्रीय गीत, यानी बांग्लादेश का, सॉरी बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में अलग हो गए थे, मुक्ति संग्राम के बाद, तब बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से इस आंदोलन के दौरान अब हम इसका दूसरा पक्ष देखेंगे, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसी से संबंधित। तो इस आंदोलन के दौरान बंगाल के जो नेताओं को लगा कि यानी अब तो क्या होगा, प्रारंभ में इस सभाओं को करेंगे, और फिर जब उन्हें लगा कि प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं और जो प्रस्ताव है उनसे सरकारों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने चाहिए, जिससे जनता की भावना में क्या है, तीव्रता को अच्छी तरीके से, जनता की जो भावना उसकी तीव्रता का अच्छी तरीके से क्या हो पता चलो, इसी के लिए लेकर आए थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसके लिए जो पूरा बंगाल है उसमें जो स्वदेशी मतलब खुद का राज्य, यानी भारतीय वस्तुओं का क्या करना था, उपयोग, और ब्रिटिश वस्तुओं के जो बहिष्कार है, इसके लिए लोगों को क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। तो इस शपथ को हम किस रूप में देखेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो आंदोलनकारियों ने बंगाल के गांवों और शहरों में इसके लिए सभाएं आयोजित करके बंग की योजना का विरोध किया। इसके लिए अलग अलग प्रतिनिधियों, पूर्व में आपको बताया जा चुका, इसके लिए भेजे गए थे। तो वहाँ पर इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, और लोगों ने क्या किया, बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। बहिष्कार में क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। किस तरीके से किया वो अब देखेंगे। मोचियों और धोबियों ने विदेशी माल का बहिष्कार का मार्ग उपाया। किस तरीके से, मेमन सिंह और फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूतों की मरम्मत नहीं करने का फैसला किया, जबकि धोबियों ने विदेशी कपड़ों को क्या कर लिया, धोने से इनकार। वैसे ही 22 साल के अंदर जो उड़िया रसोइया हैं
उन्होंने भी सभा करके घोषणा की कि वे विदेशी माल का उपयोग करने वाले मालिकों के यहाँ काम नहीं करेंगे। यानी अगर जो मिठाई बनने वाले उस मिठाई के अंदर क्या था, विदेशी अगर चीनी का जो प्रयोग किया जाता था, तो इस तरीके की जगह पर क्या करेंगे, ये जो रसोई बनाने वाले लोग हैं यानी उड़िया जो रसोइया वो काम नहीं करेंगे। दूसरी, अब विद्यार्थियों ने भी इस प्रदर्शन के अंदर भाग लिया। जब ये आंदोलन, किसी भी आंदोलन को तब तक सफल नहीं कहा जा सकता जब तक युवा लोग यानी छात्र इसमें शामिल नहीं होते। यहाँ छात्रों ने, विद्यार्थियों ने भी इसमें भाग लिया था। तो विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके लिए जो उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें दी जाने वाले थी उनमें प्रयुक्त कागज क्या था, विदेशी था। इसके अलावा विदेशियों ने स्वदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर क्या दिया, धरना दिया। और विद्यार्थियों ने समूह में बाजार में घूम घूम कर लोगों को विदेशी बाजार न खरीदने यानी विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध किया। लोगों के अंदर इन छात्रों ने यानी विद्यार्थियों ने क्या किया था, देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना जगाने का कार्य किया था। प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। और अंत में सरकार ने 1911 के अंदर क्या करना पड़ा, इस बंगाल विभाजन को सरकार को नष्ट करना पड़ा। इस समय के जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इसके समय दिल्ली के अंदर दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी तरफ से इन्होंने क्या किया था, इस विभाजन को रद्द कर दिया। इसके बारे में ये बहुत ही व्यापक रूप से इसके आंदोलन के अंदर सफलता मिली थी, जिसके अंदर वैसे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके बारे में एक कथन कहा था कि स्वदेशीवाद जब शक्तिमान था तब उसने पूरे सामाजिक और पारिवारिक जीवन के पूरे ताने बाने को प्रभावित किया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अगर विवाह में ऐसी विदेशी वस्तुएं उपहार में दी जाती थी जिनके समान वस्तु हमारे देश में बन सकती थी, वो लौटा दी जाए। यानी लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे देश में ऐसी वस्तुएं बन सकती है तो उन्हें हम प्रयोग में नहीं करेंगे। जो पुरोहित थे अक्सर ऐसे विवाह समारोह में क्या करते थे, जो धार्मिक कार्य वो धार्मिक कार्य नहीं करते थे, है ना। तो समाज का जो सभी वर्ग है उन वर्ग ने इसमें तन मन धन से क्या किया था, समर्थन। यानी लोगों ने जहाँ तक हो सका तब तक ऐसी चीज़ें नहीं ली। जैसे पुरोहित लोग भी विदेशी जो वस्तु उनमें अगर भेंट में देते थे उन्हें लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके अलावा जिन उत्सव में विदेशी नमक या विदेशी चीनी का प्रयोग किया जाता था उनमें भाग लेने वाले मेहमान होते थे, वो इनसे क्या कर देते, इनकार कर देते। यानी जो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या था, आत्मनिर्भरता का आंदोलन चलाया गया। तो अब तक तो ये हमने देखे जो उदारवादी लोगों के। अब हम देखेंगे जो इस आंदोलन से गर्मपंथी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ था, वो कैसे हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। तो उग्रवादी जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं इसके अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस के जो नरमपंथी और गर्मपंथियों ने 1905 से 1907 के बीच में क्या हो गया, मतभेद होने लगा था। तो इसमें देखो, गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रख करके देश के अन्य भागों तक पहुंचाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को क्या होता था, यहाँ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी इनमें जो मुख्य मतभेद यही था कि उदारवादियों का जो नेतृत्व है उसमें आंदोलन का एक तो कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। दूसरा, उदारवादियों के जो संवैधानिक रूख है उससे भी उग्रवादी क्या थे, सहमत नहीं थे। तीसरा, जो सरकार ने अभियान को असफल बनाने के लिए क्या कर दिया, कार्यकर्ताओं का दमन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत उन्होंने विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया, वंदे मातरम गीत गाने पर रोक लगा दिया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सभी बातों को लेकर के जो उग्रवादी लोग थे यानी जो उग्र विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने जो सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया, यानी जो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षाएं और स्वशासन जैसे विषयों को इन्होंने क्या किया था, आगे लाना प्रारंभ किया था। यानी 1906 के कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में पद को लेकर के क्या हुआ था, अध्यक्ष पद को लेकर के जो गर्मपंथी और नरमपंथी इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, विरोध हो गया था। यानी गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसी कारण हालांकि उस समय के लिए जो बीच का इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया गया, और उसमें आंदोलन के जो व्योवर्ध कांग्रेस के नेता थे, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष चुन लिया। तो उस समय के लिए ये विवाद तो समाप्त हो गया। लेकिन गर्मपंथियों के प्रयासों से कांग्रेस ने 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन, इसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित क्या किए थे, 4 प्रस्ताव इसके अंदर क्या किए थे, पारित करवा लिए थे। यानी इस आंदोलन को क्या किया था, एक महत्वपूर्ण रूप देने का प्रयास यहाँ पर उग्रवादियों के प्रयासों से किया गया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, उसके लिए समितियाँ बनाना,
विदेशी वस्तुओं की जो दुकान है उनके आगे धरना देना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो विभिन्न संस्थाएं उनकी क्या करना, स्थापना करना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन, उसकी जैसे कलकत्ता में नेशनल कॉलेज स्थापित की गई जिसके अरविंद घोष क्या बने, जिसके अध्यक्ष बने। इन सभी के बारे में हम जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इसमें जो शिक्षण संस्थाएं आदि की स्थापना की गई और लोगों ने जो स्वशासन है वो प्राप्त करने का इसमें क्या किया गया था, प्रयास किया गया। तो इन सभी बातों को हम अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो स्वदेशी आंदोलन के ऊपर रहेगा। इसमें हम विस्तृत रूप से इसके ऊपर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद। अब देखेंगे नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जो बंग विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके विरुद्ध लोगों ने भारत के अंदर एक सशक्त आंदोलन चलाया, विशेषकर उस समय के जो बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने यानी अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को लेकर के आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्थाओं का इसमें बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया ताकि ब्रिटिश सरकार पर क्या डाला जा सके, दबाव। तो इस दौरान किस तरीके के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, कौन से और संगठन हुए, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके बाद में हम लास्ट में किस तरीके से स्वदेशी जो आंदोलन है उनका प्रभाव बढ़ता है, इस प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक जो नीतियाँ उसको कैसे लागू करती है, जिसके अंदर मुस्लिमों को वो भड़का करके फूट डालो और राजगिरों की नीति के अंतर्गत मुस्लिमों को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करती है, जिसमें सर सैयद अहमद खान थे। दूसरे इसके बाद में और मुस्लिम उनका प्रतिनिधिमंडल मिलता है और आगे चल कर के मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इन सभी चीज़ों को इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब देखेंगे आगे। तो बंग यानी बंगाल के विभाजन को लेकर के हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहिष्कार का मतलब है जो विदेशी वस्तु उनका क्या करना, छोड़ना, उनको उपयोग नहीं करना, उनकी खरीदारी नहीं करना और स्वदेशी भारतीयों के लिए क्या करना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन के, यानी विदेशी वस्तुओं को तो छोड़ना, उनका त्याग करना था और जो अपने ही देश के अंदर बनी वस्तुओं को क्या करना था, भारतीयों को उपयोग करना। इसको महत्वपूर्ण हथियार के रूप में भारतीयों ने इस बंगाल विभाजन के समय चलाया था। इसी कारण कहीं कहीं इसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी लिखा मिलता, वो एक ही स्वदेशी आंदोलन को या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए भी आंदोलन हुए। इस समय कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई, उनके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ उत्सवों के बारे में भी इस समय प्रयोग में लिया गया, कई सारी संस्थाओं का भी गठन किया गया था। तो इसमें कुछ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों और क्या किया गया, जन समितियों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या थे, कुछ जैसी समितियां थी हम आगे चलकर इनमें देखें। 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने अपने विभिन्न आख्यानों का आयोजन किया, स्वदेशी गीतों को गाना इन्होंने प्रारंभ किया, कार्यकर्ताओं में नैतिक और शारीरिक उन्हें प्रशिक्षण दिया। अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने क्या किया, सामाजिक सहयोग किया। कुछ ने नए स्कूलों की स्थापना की और कुछ ने जो स्वदेशी जो दस्तकारी उसके प्रशिक्षण के लिए कार्य किया था। यानी कुल मिलाकर के इन जो संस्थाओं ने जो देश के अंदर एक राजनीतिक चेतना जो जगाने का कार्य किया था, यानी जन सामान्य के अंदर इन्होंने राजनीतिक चेतना का प्रचार किया था। इन्होंने विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का क्या किया था, बहिष्कार। जो इंग्लैंड से आते थे इन सभी चीज़ों का क्या किया, बहिष्कार। विदेशी माल की दुकानों के ऊपर इन्होंने क्या दिया था, धरना दिया था। विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। यानी जो भी कुछ विदेशी माल रखेगा दुकानदार, उसका भी बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की यहाँ क्या की गई, सामूहिक रूप से होलियाँ, यानी अपने साथ उपयोग न लेने के जो विदेशी चीज़ें थी उनको घरों से निकाल कर उनकी होलियाँ जलाना भी लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरीके से लोगों ने बहिष्कार को अपना मुख्य हथियार बना लिया था। विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार किया गया। अगर विदेशी कुछ लोग हैं जो विदेशी वस्तुओं को अगर खरीदेंगे भी तो भी उन लोगों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। उनके साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं रखा जाएगा, उनके साथ खान पान नहीं होगा,
नाई उनका काम नहीं करेंगे, यानी कोई भी जो भी बाकी लोग हैं वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। कोई हमारी जो सामाजिक निर्भरता पर आधारित जो हमारी व्यवस्था थी उसमें भी वो लोग उसको क्या करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, है ना। तो जैसे धोबी कपड़ों को नहीं धोएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आगे हम पीछे देख चुके हैं, है ना। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले जो धार्मिक विवाह समारोह उसका बहिष्कार किया गया, और ब्राह्मणों से भी अपील की गई, यानी कि ब्राह्मण ऐसे जो विवाह समारोह उसमें भाग नहीं ले जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या हो, प्रयोग होता हो। ऐसी चीज़ें धोबियों को कहा गया कि आप विदेशी कपड़े नहीं धोएं, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के ऊपर ही दृष्टिगत थी। इसके अलावा लोगों को सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देने और काउंसिलों से भी इस्तीफा देने को कहा गया था कि चारों तरफ से सरकार के ऊपर क्या बढ़ाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, सरकार के साथ में सहयोग नहीं किया जाए। जनसभाओं में लोगों को स्वदेशी का मतलब है भारतीय वस्तुओं के उपयोग करने की क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई थी। 1906 में स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। अब इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, उन नेतृत्वकर्ताओं के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इस समय जब इनका संपूर्ण भारत के अंदर फैल गया और देश के अंदर और भी बहुत सारे उद्यम की स्थापना हुई, और इन सभी चीज़ों का देश के हर भाग के अंदर अलग अलग लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इनमें से कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे इस आंदोलन को जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी उसमें इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, एस.एम. प्रांजपे ने किया। पंजाब के अंदर जयपाल गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त, मुंशी राम जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाने गए, इन सब ने इसको क्या किया था, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। और भी बहुत जगह पर क्या किया, इस आंदोलन को गति प्रदान की गई और देश के विभिन्न भागों के अंदर इसे नेतृत्व प्रदान किया। अलग अलग वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम दक्षिण भारत की अगर बात कर ले तो भी चिदम्बर पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आंध्र चार्लो, जिन्होंने मद्रास के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वदेशी आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी आत्मनिर्भरता। ये सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो सबसे मुख्य विशेषता थी वो आत्मनिर्भरता। इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के द्वारा वापस आत्मनिर्भर हमारी जो संस्कृति है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया। यानी हम कह सकते हैं इस जो स्वदेशी आंदोलन का नारा वो यही था, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति की प्राप्ति करना था। इसके लिए ही जो अभी हम देखेंगे आगे और कुछ ऊपर भी संस्थाओं की देखी तो उनकी स्थापना की गई, ताकि हम किसी भी तरीके से क्या हो, इंग्लैंड के ऊपर या विदेशी ताकतों के ऊपर हम निर्भर नहीं रहे। इससे आर्थिक क्षेत्र में जो देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अनेक कपड़ा मिले, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की इस समय क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। जिसमें पी.सी. राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या किया था, बंगाल के अंदर जो एक केमिकल स्टोर की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। और भी बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर काम किया था, जिन्होंने जैसे साबुन, माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक आदि अलग अलग क्षेत्रों में इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसी समय प्रथम, ये भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस के अंदर हुआ। और इसी दिसंबर 1905 के अंदर जो कांग्रेस का एक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था, बनारस के अंदर ही हुआ था। इस आंदोलन के जो परिणाम स्वरूप भारत में जो है ब्रिटिश माल की खपत में बहुत ही कमी आई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही पड़ा कि जो व्यापारिक, मुख्य रूप से अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य आर्थिक था। यानी वो अपने आर्थिक हितों से प्रेरित होकर भारत आए थे और अपने आर्थिक हितों के कारण ही उन्होंने जो राजनीति के अंदर एंट्री कर ली थी। इसी कारण इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजी जो माल है उसका बहिष्कार करना, उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना। तो उसमें काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का इस समय विकास हुआ। यानी ये भी क्या हुआ, जो संस्कृति का एक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने भी स्वदेशी आंदोलन के अंदर मुख्य रूप से अपनी भूमिका को स्पष्ट किया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, डी.एल. राय आदि ने देशभक्ति के गीत लिख करके क्या किया था, राष्ट्रीय ताकि जो भावना है उस भावना को जगाने का कार्य किया था, उसका विकास किया था। यानी उन्होंने इस तरीके के देशभक्ति के गीत लिखे जो आज भी इस बंगाल के अंदर गाए जाते हैं ना। तो दूसरी तरफ इस दिन हम देखेंगे जो इन दिनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए और भी रचनात्मक उपाय
किए जा रहे हैं। जैसे इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा पक्का भी एक नारा दिया, यानी जो अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे उसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करेंगे। यानी जो साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक जो शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने क्या की, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की। क्यों? इसका कारण यही था कि वे शिक्षा की तत्कालीन प्रणाली को राष्ट्रवाद से विमुख यानी अलग करने वाली मानते थे या कम से कम अपर्याप्त मानते थे। इसी कारण 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। और बंगाल के जो विभिन्न जिलों उनमें भी राष्ट्रीय स्कूल स्थापित की गई। ऐसे ही कलकत्ता में एक एक नेशनल कॉलेज खोला गया, यानी राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्राचार्य बाद में जाकर के कौन बने, अरविंद घोष को बनाया गया। तो राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए जो अभी मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। युवाओं और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में क्या किया, महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया था। यानी जैसे इसमें युवाओं में छात्र थे, है ना, और महिलाओं ने भी क्या किया, मुख्य रूप से इनमें उन्होंने जगह जगह जाकर के लोगों को जागृत करने का कार्य किया था, स्वदेशी का प्रयोग किया था और साथ में स्वदेशी का प्रचार किया था। विदेशी जो वस्त्र बेचने वाली दुकानों के आगे इन्होंने क्या दिया था, धरना दिया था। सरकार ने इनको, छात्रों को जैसे हर संभव दबाने का प्रयास किया था, लेकिन छात्र इससे पीछे नहीं हटे थे। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे उन्हें दंड देने के सरकार ने आदेश जारी किए, उनकी छात्रवृत्तियों को रोक दिया गया, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों के होते हुए भी कईयों को पुलिस ने काफ़ी बुरी तरीके से पीटा, फिर भी लोगों ने यानी छात्रों ने क्या किया, झुकने से इनकार कर दिया, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वैसे ही महिलाओं का भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जो सभ्य जो मध्यम वर्ग था उसकी महिलाएं तो क्या थी, अब तक घरों में रहने वाली थी। तो वो शहरी मध्यम वर्ग की जो सदियों से घरों में कैद महिलाएं थी उन्होंने जुलूसों और धरनों में शामिल हुई और जो अपने पुरुष साथी उनका कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दिया। यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी बराबर रूप से सक्रिय रही थी। महिलाओं की सक्रियता के साथ में क्या हुई थी, जुलूसों और धरनों में शामिल हुई थी। अब देखो, वैसे मुसलमानों की हम बात करें तो अनेक मुसलमानों ने जो क्या किया, वो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। इनमें कुछ की बात करेंगे, जैसे वाजिद हुसैन, अब्दुल गफूर, लियाकत हुसैन आदि मुस्लिमों ने क्या किया, नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के अंदर भाग लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें मध्यम और उच्च वर्ग के अनेक जो दूसरे मुसलमान थे वो इस आंदोलन से अलग रहे। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेना तो दूर, इस अंग्रेज़ों का क्या किया था, समर्थन किया था इस आंदोलन को दबाने में। जैसे हम बात कर लें ढाका के नवाब की, तो उन्होंने ढाका का जो नवाब था उन्होंने भारत सरकार को उस समय 14 लाख रुपयों का एक ऋण भी दिया था। और साथ में इन्होंने क्या किया था, अपने जो बंगाल का जो उस समय का विभाजन हुआ था उस विभाजन को भी उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। और वो चाहते थे कि पूरी बंगाल का गठन हो ताकि उसमें क्या हो, मुसलमानों का बहुमत होगा। तो इस तरीके से ढाका के नवाब वो दूसरे जो प्रबुद्ध वर्ग था, मध्यम वर्ग था मुसलमानों का या उच्च वर्ग था, उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाया और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को ही उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो अंग्रेज तो यही चाहते थे, है ना। तो इधर जो ढाका के अंदर जब लॉर्ड कर्जन ने भाषण दिया कि कहा, इनको मुसलमानों को विशेषकर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बंगाल के विभाजन का हमारा कारण ये है कि पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में ऐसी एकता स्थापित हो जाए जैसे कि पुराने मुसलमान सूबेदार और सम्राटों के समय देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को इस समय एक दूसरे के प्रति खड़ा करने का कार्य किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए, है ना। तो जैसे कि बाकी चीज़ें थी वैसे सामाजिक उत्थान के लिए भी इस समय कार्य किए गए। वो कौन से, जैसे अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। इस समिति ने 22 साल के गाँवों में क्या किया था, इन गाँवों के उत्थान का कार्य किया। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को क्या किया था, जागृत करने का कार्य किया था। तो इन सभी बातों को लेकर के क्या था, ये आंदोलन ही बड़ा ही सक्रिय रहा था और इसका आंदोलन का जो प्रभाव है जो भारतीयों के हर क्षेत्र को इन्होंने प्रभावित करने के लिए किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के इस बढ़ते हुए प्रभाव से सरकार बड़ी क्या हो रही, चिंतित हो रही है। सरकार चाहती थी इस आंदोलन को क्या कर दे, दबा दे। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको पॉइंट बताया,
इसी कारण सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। यानी जो सांप्रदायिकता की भावना थी, जो फूट डालो और जो राज करो की नीति थी, उस नीति को सरकार यहाँ क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। तो इसी समय सरकार ने अलीगढ़ कॉलेज के जो प्राचार्य थे आर्चबोल्ड और तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो, इसका निजी सचिव था डनलप स्मिथ के प्रयास से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। क्योंकि इस संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहते थे, इसी कारण वायसराय मिंटो इनकी सलाह पर ही इनको भेजा गया कि आप जाइए मुसलमानों से कहिए कि आप वायसराय से आकर मिलिए और इस तरीके की मांगे रखिए, तो क्या करेंगे वायसराय आपका सपोर्ट। और इधर वायसराय को कह दिया आप आएंगे, तो दोनों की मिली भगत जब ये गए तो वायसराय बड़े खुश हुए कि आइए आपकी मांगे जायज़ है ना। तो इन्होंने मांग की, तो मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल मिला, तो उन्होंने क्या मांग की, उन्होंने मांग की कि प्रतिनिधि संस्थाओं में मुसलमानों को राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में उनकी देन के अनुरूप स्थान होना चाहिए, न कि उनके समाज की जनसंख्या का। तो इस तरीके से अंग्रेजों की ही जो चाल के कारण इसमें मुसलमान यहाँ फंस गए और उन्होंने वही बातें जा कर के वहाँ सामने कही। और विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष मंडल, तो इसी से भी क्या होगा, जो सांप्रदायिकता बढ़ेगी और जो दोनों ही धर्मों के अंदर जो दूरियां हैं वो बढ़ने वाली थी। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मंडल के आवेदन की सराहना की, करते उनकी मांगों को उचित बताया और यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन कि बहुत अच्छा आप आगे, आपकी मांगे तो बढ़िया है यार। यानी क्या वो चाहते ही थे, क्योंकि इन सबकी चाल थी कि वो चाहते थे हिंदुओं और मुसलमानों को 1857 की क्रांति उन्हें याद थी कि इसमें हम क्यों इतना संकट हमें झेलना पड़ा, क्योंकि हम हिंदुओं और मुसलमानों को नहीं लड़ा पाए। तो इसी कारण या किसी भी प्रकार का वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, इस कारण वो मुसलमानों को क्या कर रहे थे, उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति कर रहे थे। इस आश्वासन के बाद सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिमों के लिए एक संगठन के निर्माण की पहल की थी और यही संगठन आगे जाकर के मुस्लिम लीग के रूप में यहाँ सामने आएगा। तो अब देखेंगे अब मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिमों के लिए क्या की थी, एक सभा की आयोजन किया था और इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया था। गठन किसने किया था मुस्लिम लीग का, सलीमुल्लाह खान ने किया था, है ना। या जो अंग्रेज सरकार जो थी ना, वो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की नीति थी, इसके बारे में आगे पढ़ा, उसी का आगे चल करके ये परिणाम हुआ था। इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन किसने किया, नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता के अंदर किया गया। यानी अध्यक्ष कौन थे, वकार उल मुल्क। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना और मुसलमानों के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना था। यानी अंग्रेजों की जो सांप्रदायिकता की नीति है उसमें ये मुख्य रूप से सहायक बन गई थी। ये कांग्रेस के बढ़ते हुए परिवार, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ा करना चाहती थी, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेस का रुख बदल गया था और कांग्रेस निरंतर अपने अधिकारों, भारतीयों पर किए जाए शोषण आदि के ऊपर जब ज़्यादा जोर दे रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, और फिर ये बंग बंग आंदोलन चल रहा था, तो इससे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कांग्रेस के विरोध में कोई ऐसी संस्था की खड़ी की जाए ताकि क्या वो दोनों ही आपस में क्या हो, लड़ते रहे और इससे ब्रिटिश को क्या हो, फ़ायदा हो। तो इसी के लिए उन्होंने एक संस्था की ऐसी गठन की जो नींव वो चाहते थे, तो वो थी मुस्लिम लीग के रूप में सामने आई थी। मुस्लिम लीग ने 1905 के जो बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंग बंग विरोधी और बहिष्कार आंदोलन का भी क्या किया, विरोध किया। यानी सभी प्रकार के क्या होगी, अंग्रेज सरकार का समर्थन करेगी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डाल और राजगुरु की नीति के माध्यम से ही भारतीयों को आपस में ही लड़ा करके क्या किया, उनको कमज़ोर करने का कार्य किया। इसी कारण वो काफ़ी लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करते रहे, शासन करते रहे। नहीं तो अमेरिका के अंदर उनको काफ़ी कम समय के अंदर के छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा था। और इसी सांप्रदायिकता और हमारे अंदर जो एकता की कमी और फूट के कारण सदियों तक भारत भी हर बार किसी न किसी विदेशी ताकत ने हमारे ऊपर क्या किया था, राज किया था। तो आज के पार्ट में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे राजनीतिक आंदोलन जो 1907 से 1919 तक चलेगा और इसमें कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट है 1907 में हुई थी, इसी से हम इसमें प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।